हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री वाले सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज उसी का लेक्चर हम थर्ड करने वाले हैं। आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद और आगे हम लोग जेड इन जेड आउट वगैरह देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फिर हम लोग स्पाइनल भी देखेंगे, वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में पहले सीएफटी को खत्म करना। बच्चों, सीएफटी का मेजर पोर्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज सिर्फ उससे छूटी बढ़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें रह गई है या जो चीज़ें लास्ट में पढ़नी थी, उसके बाद लिमिटेशन वगैरह है, वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम पहले बात करते हैं बच्चों कि जो सीएफएसई है, ठीक है, सीएफएसई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? रिलैक्स हो जाओ। सीएफएसई को ऐसे लिखते हैं, इसको एकदम रिलैक्स हो जाओ बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्वांटिटेटिव की। एकदम रिलैक्स हो जाओ। क्वांटिटेटिव, जब क्वांटिटेटिव की बात करेंगे बच्चों, तो आपको याद होगा कि आपने क्लास 12 से ही पढ़ रहे हैं ये कि डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 DQ। ओके, तो 10 DQ के सेंस में आपने क्या पढ़ा कि जो डी की वैल्यू थी बच्चों, वो डी की वैल्यू क्या थी? तो डी की वैल्यू थी 35 ZE डिवाइडेड बाय 4 A to the power 5, और Q की वैल्यू होती थी बच्चों 2E R to the power -4 डिवाइडेड बाय 105। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो होगी वो मैं बताऊंगा मैं आपको। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर हम लिखते हैं बच्चों 10 DQ, ठीक है, तो यहाँ पर DQ की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो DQ की वैल्यू हो जाती है 35 इंटू जेड इंटू ई, और देखिए इसको डायरेक्ट लिखो ना अच्छे से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। देखो 35 इंटू 2 कितने हो गए बच्चों? 70 जेड, और क्या हो गया? ई है तो ई स्क्वायर हो गया बच्चों, आर टू द पावर -4 हो गए। नीचे कितने हो गए? 4 इंटू 105 यानी कि 420, और फिर ए टू द पावर 5, और आप करना चाहोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 700 हो जाएंगे। बाकी काट कूट के जो भी आएगा वो आप देख लेना, हमें उससे मतलब नहीं। हमें बस इस बात से मतलब है कि डेल्टा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -4 और ए टू द पावर 5। देखो अब बच्चों ये आर क्या हो गया? तो आर हो गया बच्चों मीन रेडियस ऑफ डी ऑर्बिटल, कि डी ऑर्बिटल का मीन रेडियस है बच्चों ये। और जो ए है बच्चों, ये क्या हो गया? तो ये ml डिस्टेंस है, कि m और l मेटल और लिगेंड के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो ये है। एकदम रिलैक्स हो जाओ, ये था हमारा क्वांटिटेटिव स्टडी। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब आगे चलिए बच्चों, क्वालिटेटिव स्टडी की बात करते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे बच्चों कि कौन कौन से फैक्टर है। देखो मैं आपको सीएफएसई अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सारे सीएफएसई को सारा निकालना याद करना सिखा चुका हूँ। अब मैं बस इसके बारे में बताने जा रहा हूँ बच्चों कि कौन कौन से इसको फैक्टर हैं जो क्वालिटेटिव लेवल पे इसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना हो बच्चों कि वो कौन कौन से फैक्टर है। नंबर 1 फैक्टर है बच्चों ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1। बच्चों अगर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात की जाएगी तो आपको पता चलेगा कि सर हमारे पास, आप याद करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ बच्चों, हमारे पास डेल्टा स्क्वायर प्लेनर की वैल्यू के लिए डेल्टा की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद सर डेल्टा स्क्वायर पिरामिडल, उसके बाद सर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद डेल्टा क्यूबिक, और उसके बाद फिर बच्चों डेल्टा टेट्राहेड्रल। बोलो जरा गौर से देखो बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि सर ये रहा मेरा ऑक्टाहेड्रल। यहां से देखो, ये रहा ऑक्टाहेड्रल। सर ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड है सर। अगर 6 लिगेंड है तो रिपल्सन भी तो होगा उनके बीच। बोलो, रिपल्सन भी तो होगा। तो रिपल्सन की वजह से ये जो बॉन्ड होंगे बच्चे लंबे हो जाएंगे, थोड़ी दूर चले जाएंगे। और आपने क्या पढ़ा है बच्चों? आपने पढ़ा है कि डेल्टा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -4 ए टू द पावर 5। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस है मेटल लिगेंड के बीच के डिस्टेंस है, ये इस ऑक्टाहेड्रल में क्या हो गया? रिपल्सन की वजह से बढ़ रहे हैं। तो अगर ये ए का डिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों, तो ये डेल्टा नॉट की वैल्यू कम रहेगी, जो कि है। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर पे आओ। स्क्वायर प्लेनर में क्या किया बच्चों? हमने एक को हटा दिया, एक लिगेंड को हटा दिया हमने। देखो एक लिगेंड को हमने क्या किया? हटा दिया, तो नीचे की तरफ तो रिपल्सन नहीं आ रहा। अब रिपल्सन क्या हो गया? पहले से घट गया ना। रिपल्सन क्या हो गया बच्चों? घट गया। अब रिपल्सन अगर घट गया बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये डिस्टेंस और छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? जब रिपल्सन नहीं हो रहा तो वो क्या हो रहा है? नजदीक आ रहा है। तो इस ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों? छोटा हो गया। तो अगर ए का वैल्यू छोटा होगा तो डेल्टा नॉट की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। देखो डेल्टा नॉट की वैल्यू स्क्वायर पिरामिडल में बड़ी हो गई।
अब आ जाओ स्क्वायर प्लेनर पे। यहाँ से देखो सर, हमने क्या किया, और भी लिगेंड को पूरी तरह से हटा दिया, ऊपर वाले इसको भी हटा दिया। अब ये और छोटे हो गए, देखो सर कितने छोटे छोटे हो गए, तो ए की वैल्यू और भी ज्यादा घट गई। अगर ए की वैल्यू घट गई सर और भी ज्यादा, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू भी और बढ़ जाती है। और जैसा कि आपको याद होगा, पिछले क्लास में मैंने बता रखा था प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर प्लेनर है तो इसकी वैल्यू सबसे ऊपर इस तरह से, स्क्वायर पिरामिडल हो गई तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल है तो और भी छोटी हो जाएगी, क्यूबिक है तो और भी छोटी हो जाएगी, और आपके पास टेट्राहेड्रल है तो और भी छोटी हो जाएगी। ये चीजें आपने पिछले क्लास में ही देख रखी है, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो बेसिकली हमने बात की इस बारे में कि देखो यहाँ का जो गैप है बच्चों, ये सबसे बड़ा डेल्टा नॉट, लिखना है डेल्टा नॉट ही। ये देखो इसके लिए इसका वैल्यू और छोटा हो गया, जबकि यहाँ देखो ये वैल्यू और भी छोटी हो गई, देखो यहाँ पे ये वैल्यू और भी ज्यादा छोटी हो गई बच्चों, देखो, और यहाँ तो ये वैल्यू और भी ज्यादा क्या हो गई, छोटी हो गई। यहाँ तो किसके लिए क्या लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर प्लेनर। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, क्यूबिक। और यहाँ क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी कि डेल्टा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ a⁵। आप जैसे जैसे लिगेंड को कम करते जाते हैं, लिगेंड आपस में नजदीक आते जाते हैं, जिससे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो घट जाता है, और जैसे ही वो डिस्टेंस घटेगा डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो यानी पहली बात आपकी साबित हो गई, पहली बात आपकी साबित हो गई कि इन सब के लिए सबसे बड़ा जो डेल्टा नॉट की वैल्यू, सबसे बड़ा डेल्टा नॉट की वैल्यू या सबसे बड़ा जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो इसके लिए होगी, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। इसका ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्लास में। चलो नंबर 2 आ जाओ बच्चों। नंबर टू बड़े आसान है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। CFSE इस पर भी डिपेंड करती है बच्चों। CFSE क्या करती है बच्चों, इस पर भी डिपेंड करती है। सपोज करो कोई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसके लिए मान लो गैप ये रहा, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिया, तो उसके लिए गैप ये आ गया बच्चों। देखो अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इसके बीच का जो गैप होगा सर, ये गैप छोटा होगा, ध्यान दो, ये गैप छोटा होगा। लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बड़ा, तो ये डेल्टा नॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगी। देखो इस पे इक्वेशन पूछा है बच्चों आपसे, ठीक है। पहले इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। देखो जब किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा बच्चों, तो उसकी साइज घटेगी। हाँ सर बिल्कुल घटेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, साइज घटेगी। अच्छा साइज घटेगी तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेसिकली साइज तो घट गई ना। अब मान लो ये रहा मेटल और ये रहा लिगेंड, अगर मान लो इसके बीच का साइज ये था, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दिया, अब मेटल और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, छोटा हो गया बच्चों। तो जब छोटा हुआ तो जो ए यहां पर बड़ा था प्यारे बच्चों, यहां पे ए क्या हो गया, कम हो गया ना। और अगर ए कम हुआ तो लगाइए फॉर्मूला, डेल्टा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ a⁴ लो काम खत्म। कि डेल्टा नॉट की वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब एक काम करते हैं बच्चों, लेते हैं FeH2O होल 6 2+ FeH2O होल 6 3+। आपसे पूछ रहा है कि भाई दो डेल्टा नॉट की वैल्यू दिए हुए हैं। डेल्टा नॉट की वैल्यू एक दी हुई है आपको 14,000 आपको 600, और दूसरा दिया हुआ है डेल्टा नॉट की वैल्यू आपको 11,200। कौन किसका है, पर सेंटीमीटर दिया। आप बोलोगे सर ये +2 है तो कम होगा सर, तो ये, और ये है तो इसका ये हो गया। देखो ये सीधा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये 2004-5 के टाइम का क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं ना, वो एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के या कॉलेज के जो एग्जाम हो, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, अब नहीं पूछा जाता ये। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ा। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो नजदीक आएंगे ना, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, साइज घट जाना है, साइज घटेगा तो फिर एमएल डिस्टेंस भी तो घट गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो बच्चों। नंबर 3 फैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मस्त एग्जाम्पल आने वाला है ये। क्या एग्जाम्पल है बच्चों, तो एग्जाम्पल ये है कि आपके पास ये कौन है, लिगेंड बेस्ड। पहला क्या पढ़ा हमने, ज्योमेट्री बेस्ड। दूसरा क्या पढ़ा बच्चों हमने, मेटल बेस्ड। और तीसरा क्या पढ़ेंगे बच्चों,
हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड बेस्ड। आप लिख लो, पहला वाला पॉइंट क्या था, पहला था आपका कौन, ज्योमेट्री बेस्ड, कि जब ज्योमेट्री चेंज हो रही थी। दूसरा वाला क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड, ऑक्सीडेशन किसके लिए चेंज होता है, मेटल के लिए ना। अब लिगेंड का तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता नहीं है कुछ ऐसा। और तीसरा क्या है बच्चों, लिगेंड बेस्ड। लिगेंड बेस्ड की अगर बात करें बच्चों, ये रहा मेरा मेटल और ये रहा लिगेंड, उसने सिग्मा दिया, और यहीं से मान लो अगर ये लिगेंड है इसके पास इस तरह इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती इसको घुमा के पाई देने की कोशिश करे तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, रिपल्सन की वजह से ये दूर हो जाएगा। देखो देखो, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, ए इंक्रीज ड्यू टू रिपल्सन। ध्यान दो। अच्छा, ये कौन थे बच्चों, तो ये है सर आपका पाई क्या डोनर, क्या हो गया बच्चों, ये पाई डोनर। अच्छा आ जाओ सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर देखो आपको सारी बातें समझ में आएगी। ये रहा सर लिगेंड, सर ये मेटल है सर, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया सर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी वजह इसका साइज क्या हो गया सर, साइज घट गया सर। ये देखो इसका साइज क्या हो गया सर, इसका साइज घट गया, क्योंकि यहाँ कोई रिपल्सन नहीं हो रहा। और तीसरा कौन है बच्चों मेरे पास, पाई एक्सेप्टर। अरे ये तो कमाल हो जाएगा। क्या होता है इसमें कि सर लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया और मेटल ने क्या किया, बदले में इलेक्ट्रॉन लौटा दिया, कोई रिपल्सन की बात ही नहीं हुई, एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन, ये तो एक ही जगह के दो इलेक्ट्रॉन सेट को यूज करा। मान लो एक ऐसे है, एक ऐसे है, 109 डिग्री एंगल है, मान लो एक लोन पेयर यहाँ है, दूसरा लोन पेयर यहाँ है, दोनों के बीच 109 का एंगल है, मैं जबरदस्ती इसको मोड़ के चल पाई बॉन्ड दे दे इलेक्ट्रॉन, तो उसको जबरदस्ती में मोड़ रहा हूँ उसको, तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, बॉन्ड लंबे हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, एक तरफ से ये दे रहा है, दूसरी तरफ से ये ले रहा है, जिसकी वजह से इसके साइज में क्या हो गया बच्चों, ये देखो इसका जो साइज हो गया बहुत ज्यादा छोटा हो गया। इसीलिए लिगेंड बेस्ड की अगर बात करें बच्चों, तो आपके पास जो लिगेंड है वो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले पाई डोनर लिगेंड सबसे पीछे, उसके बाद सिग्मा डोनर, और उसके बाद क्या आपको पाई एक्सेप्टर। देखो ये चीज आपको याद रखनी है कि पाई डोनर लिगेंड सबसे वीक होते हैं, सिग्मा डोनर उससे स्ट्रांग होते हैं, और पाई एक्सेप्टर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप पूछोगे सर यहाँ तो दो दो बॉन्ड बन रहा है, फिर वीक क्यों हो गया, वीक इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि सोचो अगर एक सिग्मा देने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ था, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब जबरदस्ती तुम मोड़ के उसको ऐसे नीचे ला रहे हो तो क्या होगा, चीजें खराब ही तो होगी ना। अब जबरदस्ती तुम उसको मोड़ रहे हो तो उसको वो तो चीज अच्छी नहीं होगी। मान लो देखो ये जैसे ये मान लो एक ईयर ड्रम है, मतलब जो भी स्टिक है, अब मैं जबरदस्ती इसको मोड़ने की कोशिश करूंगा, मुड़ तो रहा है ये, लेकिन देखो टूट गया, या इसके अंदर स्टेबिलिटी घट गई, इसकी अनस्टेबल हो गए, है ना। देखो इसको जबरदस्ती मोड़ने पे चीजें क्या होती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो वही वाली बात, अनस्टेबल होंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा तो दूर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ये चीजें तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों। तो ये तीसरा फैक्टर भी आपने क्या क्या सॉल्व कर लिया। अब वापस से चलिए इसको उसी चीज से जोड़िए। सर जोड़ना क्या है, लो ना सर, डेल्टा नॉट r⁻⁴ a⁵ सर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा सर ये छोटा होता जाएगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो तीनों चीजें मैंने आपको यहां पर दिखा दी। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते पहले बच्चों, हम लोग पहले से कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ये क्वेश्चन दिया है आपको आश्चर्य लगना है इस क्वेश्चन को देख के। CONS3 होल 6 2+ और CONS3 होल 6 3+, ठीक है। अच्छा इसके लिए CO इसका जो वैल्यू है बच्चों ये दे दिया है आपको 22.9, ठीक है। और ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए 23,000 पर सेंटीमीटर, ओके। और इसमें दे दिया है बच्चों 11,000 पर सेंटीमीटर, और एक दे दिया है बच्चों आपको 14,000 पर सेंटीमीटर। आपको तीनों में चूज करना है बच्चों की इन दोनों के लिए, इन तीनों में से कौन दो है। बोले सर क्या बात है सर, ये तो बड़ा गलत सवाल है सर, हम कैसे पता चला कि इन तीनों में से किसका दो वैल्यू है। हम कोई भगवान मतलब कोई ये क्या मतलब देख सकते हैं क्या आंख बंद करके, जो कैसे पता चला कि इन तीनों के कौन से वैल्यू पहले वाले से मैच कर रहे हैं। मतलब आप सोचो ना, ये 3 वैल्यू है,
और ये 3 वैल्यू का आपको किसी दो को निकालना है, उन दोनों के लिए। वैल्यू 3 है लेकिन निकालना कोई 2 है। अच्छा समझ लो बात को, बहुत आसान है। कोबाल्ट +3 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कोबाल्ट +2 जो है बच्चों, ये हो गया D6, नहीं D7, क्या होगा बच्चों, D7 की CFSE क्या होती है, तो D7 की कोबाल्ट 2 प्लस D7 है बच्चों, S2D7, तो D7 की CFSE क्या हो गई, 4, देखो लो हाई स्पिन है, ध्यान दो। NH3 +2 वाले के साथ कैसा बिहेव करता है बच्चों, हाई स्पिन, मतलब वीक फील्ड लिगेंड। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड, क्लासेस करवा चुका हूं मैं इस चीज की, वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा सोचो क्या हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 4 8 12 6 0 4 8 -0.8 सर, ये लो कितना हो गया, -0.8 del O हो गया सर, ठीक है। अच्छा इसको चेक करो सर, ये तो हाई स्पिन नहीं रहा सर, तो लो स्पिन हो गया सर। कोबाल्ट +3 के साथ सारे के सारे क्या होते हैं, लो स्पिन हो जाते हैं, कुछ को छोड़ के F-, Cl-, Br-, SCN- और N3-, इनको छोड़ के बाकी सब वीक आपको जो होते हैं वो लो स्पिन बनाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, मैं बता चुका हूँ आपको। ओके, तो इसमें क्या हो गया बच्चों, ये तो D6 हो गया, अगर D6 हो गया तो आप निकाल के, तो 4 8 12 6 0 नहीं, 4 8 12 16 20 24 यानी -2.4, और चूंकि D6 था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी होगा सर, तो ये हो गया सर -2.4 del नॉट प्लस P। सर तो बात ये है सर, यहां से भी बात पता नहीं चल रही सर, पता ये होनी चाहिए सर, आपको पता होनी चाहिए कि कोबाल्ट के साथ ये सिचुएशन है कि इसके +2 और +3 के बीच लगभग डबल का गैप होता है। +2 से +3 वैल्यू क्या होती है, लगभग डबल हो जाती है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि +3 बहुत 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 स्टेबल है, जबकि +2 तो नॉर्मल है। नॉर्मली कभी भी +2 से +3 जाने पे 2-3 हजार पर सेंटीमीटर की इंक्रीमेंट होती है, लेकिन यहां वाले केस में बच्चों सीधे डबल हो जा रहा है। ये क्यों, क्योंकि +2 जहां नॉर्मली स्टेबल था, नॉर्मल अनस्टेबल था, +2 में क्या हो गया देखियो ना, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन +3 इतना स्टेबल हो गया, एक तो उसकी CFSE हाईएस्ट हो गई, क्योंकि -2.4 डेलो से ऊपर कोई जाता ही नहीं है। आप सोचो 4 8 12 6 0, 4 8 12 6 0 नहीं गया, 4 8 12 16 20 24 18 12 6 0 सर, तो ये भी नहीं गया 24 से ऊपर, मतलब -2.4 सबसे हाईएस्ट होता है, और साथ में पेयरिंग एनर्जी भी जुड़ गई सर। इस वजह से इसका जो वैल्यू होता है बच्चों वो डबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूं आपको। आइए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर, तो एक आंसर हो जाएगा, गौर से देखो, वीक वाले का हो जाएगा सर 11,000, और ये हो जाएगा 23,000, क्योंकि 14 और 23 तो हो नहीं रहा सर, 14 28 हो जा रहा है सर, ये 11 जो है 11,200 समथिंग है, 11,200, ये 11,200 के आसपास है, और ये 22,900 के आसपास है, ठीक है, लगभग 23,000। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर, लगभग ये जो वैल्यू है वो डबल है, ये वाला वैल्यू कहीं भी मैच नहीं कर रहा। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये जून 21 का क्वेश्चन पूछा हुआ ये। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, ये देखो, ये भी क्वेश्चन इधर ही पूछा हुआ है, शायद 23 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। CO NH3 होल 6 3+ RH NH3 होल 6 3+ IR NH3 होल 6 3+। अच्छा वैल्यू चेक करना, 41 kK है सर, क्या दे दिए है, kK क्या होता है, 22.9 kK और 34.1 kK, सर गलत बात है सर, क्या क्या दे रहे हो आप, kK क्या होता है kK, अरे kK कुछ नहीं बच्चों, किलो कैलोरी है बेसिकली, क्या है ये, किलो कैलोरी, ठीक है, समझिए बात को, और कुछ नहीं पूछ रहा है। आपको तो पता है कि टॉप टू बॉटम जब हम आते तो क्या होता है, आपको टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो मेटल स्टेबल होता जाता है, फ्लैट होता जाता है, नीचे वाले मेटल में क्या होता है, रिपल्सन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, परफेक्टली शेप में आते हैं, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चों, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे तो ये इसमें हाई स्पिन का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हाई स्पिन मैंने आपको पहले बता चुका हूं आपको कि हाई स्पिन जब भी होगा तो 3D में ही होगा, 4D 5D में कोई हाई स्पिन जैसी कोई चीज नहीं होती है। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वो स्टेबल होता जाएगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, CFSE, ये CFSE का वैल्यू दिया है बच्चों, डोंट वरी। तो सर कोबाल्ट सबसे ऊपर है सर, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, रोडियम यहाँ है तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, और इरिडियम ये है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, मैचिंग करना था। अच्छा ये kK क्या हो गया, हाँ kK है बच्चों किलो केसर, ये भी एक अलग सा यूनिट है, लोगों को केसर के बागान याद आ गया, लोगों को लगा कि भाई क्या है केसर, ये यूनिट है बच्चों, ठीक है, CFSE का
ये यूनिट एक तरह से एनर्जी का किलो कैसर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, मैंने आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यू को ही उड़ा दिया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रह गई आपको। बच्चों ये इस तरह दिया हुआ है आपका, मैं एक बात आपको पहले बता दूं बच्चों कि सीएफटी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं करती और ना ही आपको याद करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की। पहले आप याद करते थे, अब आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को टच करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। लेकिन चूंकि कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं इसलिए कई बार क्या होता है कि ध्यान रखना पड़ता है हमें। आप और गौर से देखोगे बच्चों तो देखो ये जितने भी हैं ये वाले, ये देखो इवन कि यही नहीं यहां तक भी देखो, ये देखो ये सभी क्या हो गए, ये सभी आपको पाई डोनर हो गए। गौर से देखिए आप, ये सभी क्या हो गए बच्चों, ये सभी पाई डोनर हो गए। ईडीटीए को छोड़ दीजिए, ईडीटीए को, ओहो एक सेकेंड, ईडीटीए को छोड़ दीजिए। गौर से देखिए सभी पाई डोनर है क्योंकि सभी के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है। गौर से देखिए इन सभी के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है। गौर से देखिए ये सभी पहला बॉन्ड तो सिग्मा बनाएंगे लेकिन दूसरा बॉन्ड क्या करेंगे बच्चों, पाई बनाएंगे। तो ये सभी के सभी पाई डोनर है, ध्यान दीजिए। यहां ये इनको देखिए, ये सभी सिग्मा डोनर है, इन सब के पास सिर्फ एक लोन पेयर है। गौर से देखिए इन सब के पास सिर्फ एक लोन पेयर है। NO2 माइनस पे भी एक ही लोन पेयर है। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से दिया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से दिया जा रहा है। और दूसरी बात कुछ और भी है उसमें, सिर्फ बात वही नहीं है। यहां सिर्फ क्या थी बच्चों, ये सिर्फ सिग्मा डोनर थे, लेकिन ये जो है बच्चों ये सिर्फ सिग्मा डोनर नहीं है, अब ये पाई एक्सेप्टर भी है। आप बोलोगे CH3 माइनस कौन सा पाई एक्सेप्टर है, तो यही सवाल का तो जवाब हमें ढूंढना है जो हमें CFT में नहीं मिला। लेकिन ऑन एवरेज हमें एक जनरल एक एक्सप्लेनेशन मिल गया कि जितने भी हमारे सिग्मा डोनर है मतलब पाई डोनर है वो सबसे पीछे हैं। क्यों है वो मैं बता चुका हूं। फिर जितने भी हमारे क्या होगा सिग्मा डोनर है वो उसके बाद आते हैं, और उसके बाद जितने भी पाई एक्सेप्टर है
वो यहां आ जाते हैं। ये सभी क्या करते हैं बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन को वापस लेंगे, सिर्फ CH3 माइनस को छोड़ के। तो CH3 माइनस यहां क्यों आया, इस बात को CFT नहीं बता पा रहा है। CFT और क्या नहीं बता पा रहा, CFT ने पहले ही कहा था कि 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की बात की थी उसने, कि बॉन्ड कैसे होते हैं 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर बॉन्ड 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसका मतलब कि पॉइंट चार्ज की बात की उसने। तो पॉइंट चार्ज की बात की तो जो निगेटिव वाले होते हैं वो तो बेटर पॉइंट चार्ज होते हैं न्यूट्रल के कंपेयर में। जो न्यूट्रल हैं बच्चों, मान लो अगर हम बात इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की करते हैं तो न्यूट्रल एटम के भी ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा कि चार्ज वाले की। मान लो यहाँ तो चार्ज है, ये तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ चार्ज 0 और यहाँ चार्ज माइनस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड कहाँ ज्यादा बेहतर बनेगा, यहाँ पर जहां नेगेटिव चार्ज हो। उसके बावजूद भी ये वाले जो चार्ज वाले हैं वो पीछे की तरफ है, तो CFT यहां भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। CFT ने बस आपको इतना बता दिया कि भैया एक बार काम करो कि सारे पाई डोनर को पीछे रखो, फिर सिग्मा डोनर को लाओ, और फिर क्या करो, आपको पाई एक्सेप्टर को लाओ। और क्यों, उसका वजह, इसकी वजह भी इसने बता दी। ठीक है, इसकी वजह भी इसने गौर से देखी, इसने वजह भी बता दी है। देखो बताया कि भाई बॉन्ड छोटा होता जाता है, तो यहां तक इसने बता दिया, लेकिन उसको डीपली एक्सप्लेन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को नहीं कर पाया CFT। उसके लिए हमें कहां जाना होगा, MOT के पास जाना होगा। तो ये बच्चों इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। आइए हम लोग अब इस टॉपिक को बस खत्म करते हैं, खत्म करके हम लोग कुछ और भी चीजें देखेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और बता दिया आपको, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन जरूर दिया उसने कि मान लो आपके पास I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस है। ये बोला कि बहुत कोई बुरी बात नहीं है, इधर ही होगा, क्योंकि I का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज छोटा है, क्लोरीन साइज और भी छोटा है, फ्लोरीन साइज और भी छोटा है। तो जितना छोटा होता जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, ml के बॉन्ड्स का जो बॉन्ड है वो डिस्टेंस घटता चला जाएगा, ml बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस घटेगा, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ से डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये चीज आपको पता चल गई। तो बाकी इससे ज्यादा CFT ने कुछ नहीं बताया। लेकिन आपको ये भी अगर आपने सीख लिया तो आप धन्य हो जाइए, क्योंकि आपको कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि एक साथ 2-3 सिग्मा डोनर दे देगा, एक साथ 2-3 पाई डोनर दे देगा, वैसा कभी नहीं करेगा। एक वो सिग्मा डोनर देगा, एक पाई डोनर देगा और एक पाई एक्सेप्टर देगा, 3-4 एग्जाम्पल आपको ज्यादा देगा। आगे वाले तो आपको वैसे भी याद ही रहते हैं, पीछे वालों में याद करने में प्रॉब्लम है तो वो कभी एक साथ आपको 2-3 नहीं देगा, आपको सिग्मा एक्सेप्टर देगा, पाई एक्सेप्टर दे देगा, कुछ नहीं देगा तो अमोनिया और H2 में आपको पता नहीं कि अमोनिया फिर भी कम से कम बहुत आगे है, अमोनिया H2 वगैरह से काफी आगे, तो एक अमोनिया दे देगा, बाकी H2 वगैरह दे देगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको देके यहाँ पर सवाल पूछे जाते रहे हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको फिर नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं लिमिटेशन ऑफ CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को खत्म करने का समय आ गया है। लिमिटेशन ऑफ CFT ये खत्म नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग एक बार हम लोग उस चीज को देखेंगे। हम लोगों ने जैसे क्या किया था कि ऑर्बिटल एनर्जी का जो ऑर्डर सीखा था, तो वो हमने अभी तक 4-5 ही सीखा है ना, जबकि टोटल 9-10 के आसपास है। तो सबको सीखेंगे और देखो कैसे चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, जैसे था ना हमारे लिए कौन, हमारे लिए ऑक्टाइडल में क्या था, याद कीजिए कि सर dx² y² और dz² ग्रेटर देन dxy dxz dyz। जब बात करते हैं स्क्वायर पिरामिडल की तो क्या होता, dx² y² ऊपर चला गया था, dz² नीचे आ गया था, फिर dxy था और उसके सबसे नीचे कौन था, dxz dyz। और जब स्क्वायर प्लेन था उसमें क्या था, dx² y² और भी ऊपर चला गया और dz² और भी नीचे चला गया, तो बीच में कौन घुस गया था, dxy। तो dx² y² ग्रेटर देन dxy ग्रेटर देन dz² और ग्रेटर देन dxz dyz। ये चीजें आपको याद होगी, वो भी करेंगे हम लोग। अब पहले लिख लीजिए इसके बारे में, लिमिटेशन ऑफ CFT। लिमिटेशन ऑफ CFT, it didn't explain spectrochemical series properly। It didn't explain spectrochemical series properly। किसने spectrochemical series को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन ही नहीं किया, आधा अधूरा एक्सप्लेन किया इसने। Didn't explain spectrochemical series properly। According to CFT, the bond is 100% electrostatic। The bond is 100% electrostatic। Bond is 100% electrostatic। So that the ligand must act as point charge। The ligand must act as point charge। But as we know
but as we know, negative charged ions are negative charged ions are better point charge better point charge with respect to with respect to neutral point charge. But in spectrochemical series, negative ions are shifted to left side, मतलब नेगेटिव को पीछे रखा गया है. And treated as weak ligand. लिखेंगे beyond this, next point लिखिए beyond this CFT didn't explained. इन सब के अलावा CFT ने और क्या एक्सप्लेन नहीं किया? कलर एक्सप्लेन नहीं किया, मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है, कलर, मैग्नेटिज्म, और नहीं किया रिएक्शन मैकेनिज्म को भी नहीं किया. मैग्नेटिज्म को काट दो, क्योंकि मैग्नेटिज्म का तो खैर मेजर पोर्शन इसने एक्सप्लेन कर ही दिया है. म्यू स्पिन का जो कंडीशन था, म्यू स्पिन और म्यू ऑब्जर्व का, उसकी प्रॉब्लम को इसने दूर कर ही दिया. तो मैग्नेटिक का तो खैर सॉल्व कर दिया है लगभग. बाकी हम लोग अभी और करेंगे, एलएस कपलिंग पढ़ेंगे, उस समय इस चीज़ों को और पढ़ा जाएगा. ठीक है. चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए. Why in tetrahedral complex no pairing seen? कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग क्यों नहीं दिखती है? ऑक्टाहेड्रल में तो दिख जाती है, टेट्राहेड्रल में कोई भी आ जाए, से पेयरिंग क्यों नहीं दिखती है? आंसर लिखिए, बिकॉज the delta naught value या the delta t value is very less in comparison of octahedral and others. That's why the pairing energy becomes high, very high. आप खुद सोचो ना कि जब ये छोटा रहेगा तो, अगर मैंने पहले बोला CFSE छोटी रहेगी तो पेयरिंग एनर्जी बड़ी, और पेयरिंग एनर्जी छोटी तो CFSE बड़ी, बताया था मैंने आपको. ठीक है, लिख लीजिए. दैट्स व्हाई पेयरिंग एनर्जी becomes very high, hence no pairing takes place. बच्चों मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, आप भी थोड़ा अच्छे से समझिए. बट वन एग्जाम्पल फाउंड, देखो एक रिसर्चर क्वेश्चन डाल दिया जून 19 में. आपको कोबाल्ट, नॉर्बोरेन हॉल 4+. ये बच्चों नॉर्बोरेन कैसा होता है? अगर आप समझोगे तो नॉर्बोरेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. आपको ये कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, और ये कितने जुड़े बच्चों? 4 हैं ये टोटल, जिसकी वजह से कोबाल्ट पे क्या हो गया बच्चों? +4 चार्ज हो गया. और ये लो स्पिन होता है. ये एक स्पेशल केस है बच्चों. इस टाइप के क्वेश्चंस तभी पूछे जाते हैं जब उनको मतलब ये क्वेश्चन कोई बना नहीं पाती, क्योंकि रिसर्च लेवल के क्वेश्चन होते हैं. जब कोई रिसर्च में नई चीज आती है तो वो चीज यहाँ पर वो लोग डाल देते हैं. तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का था, नॉर्बोरेन का. ओके, तो इसमें बेसिकली क्या मिला आपको? इसमें क्या मिला? तो आपने कोबाल्ट में, अगर कोबाल्ट +4 हो गया बच्चों, तो कोबाल्ट क्या हो गया? स्कैन आपको कोबाल्ट H2D7 था ना, 4 निकल गया, तो D5 बच गया ना, क्या 5. तो ये टेट्राहेड्रल है, तो मतलब
ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर। तो कायदे से एक्सपेक्टेड ये था, एक्सपेक्ट किया था क्या था कि कभी तो टेट्राहेड्रल कभी पेयरिंग होती नहीं है, तो ये था। लेकिन रियलिटी में हुआ ये, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पेयरिंग हो गई, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्या हो गई, पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग हो गई। तो ये क्या था, रियल, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो म्यू की वैल्यू कितना आ गई, 1.73 dm। और उस पर भी सोने पे सुहागा, ये T2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें ये भी चेक किया गया कि जो म्यू की वैल्यू थी, वो म्यू ऑब्जर्व की जो वैल्यू आई, वो म्यू स्पिन से ज्यादा आ गई। क्यों ऐसा हुआ ये आपको पता है कि T2 अगर सिमेट्रिकली फील्ड नहीं होगा तो ऑब्जर्व वाले की वैल्यू क्या होगी, म्यू स्पिन से ज्यादा हो जाएगी। वो भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए इस बात को। तो ये एक एक्सेप्शनली ये केस आ गया बच्चों, और वो उन्होंने पूछ भी दिया। अब मैं क्या ही बोल सकता हूं। तो टेट्राहेड्रल में अगर पेयरिंग नहीं होती तो पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता है ना। आगे लिखिए, when we study MOT, when we study MOT, then we find then we will find that tetrahedral have PD mixing। नहीं समझ रहे पीडी मिक्सिंग, चलो देखो मैं एक बस थोड़ा सा बता देता हूँ, पीडी मिक्सिंग में समझा नहीं रहा आपको, वो मैं आगे समझाऊंगा। देखो, जब आप नॉर्मली बात करते हो तो आप देखते हो कि आपके पास डी, मान लो ये जो है बच्चों, ये मान लो 3D यहाँ पे हो गया, ठीक है। 3D स्प्लिट भी करेगा ना 3D स्प्लिट। तो नॉर्मली हम ऑक्टाहेड्रल का केस देखते हैं, ये T2G, ये EG, ये रहा D के ऊपर S, ये हो गया बच्चों क्या, P, ठीक है। और मान लो जो भी है तो एनर्जी घटती है ना, बॉन्ड बनते टाइम तो एनर्जी घटती है। तो गौर से देखो, अगर ये ऑक्टाहेड्रल है बच्चों, ध्यान दो, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ये P और ये D ये एक ही जैसे हैं, बस इसको T1 से दर्शाते हैं, इसको T2 से दर्शाते हैं। ये बात आपको पता है, मैं बता चुका हूं जो पिछले क्लास में जो मैंने मिस्टेक को ठीक किया था। ये तो आपको पता है कि ये तो A1G है, अभी A1 ही रहने दो सिर्फ, देखो बाकी लिख लो ना, ऑक्टाहेड्रल तो G लिख दो, देखो, और ये EG। जरा गौर से देखो, T1G यहाँ है और T2G यहाँ है, इनके बीच कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की बच्चों, अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो प्रॉब्लम होगी ये चीजें उल्टी हो जाएगी। अब ये तो आपको पता ही है। अब ये दो नीचे आ गए और ये तीन ऊपर आ गए, बोलो हाँ। और S को अगर भूल जाओ आप, यहाँ पर S की अपनी जगह है, S को छोड़ दो। जरा गौर से देखो, ये P है बच्चों, जब बॉन्ड बनाने के नीचे आता है ये P, तो ये नीचे आ जाता है, इसमें आके मिल जाता है। गौर से देखो, ये P भी तो ऐसा ही है ना, T1G। तो यहाँ पर बच्चों ये जो T2 था, अब तो T1G रहा नहीं टेट्राहेड्रल की वजह से, तो T1 इसके लिए ये वाला कौन होगा बच्चों, T1, और इसके लिए ये वाला जो 3 पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा बच्चों, T2। तो T1 T2 क्या करता है बच्चों, यहाँ मिक्स हो गया है, इसी को बोलते हैं पीडी मिक्सिंग। आएगा भी, मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब डिफिकल्ट चीजों को पहले बता देने से आगे जाके चीजें आसान हो जाती है, इसलिए डिफिकल्ट चीजों को पहले बता देना चाहिए। तो गौर से देखो, इसकी वजह भी आपको समझ में आ रही है कि भाई देखो, पी को तो नीचे आना ही है, बॉन्ड बनाने तो सबको नीचे आना ही होगा। लेकिन इसकी गौर से देखो बच्चों कि इसका EG ऊपर गया, T1G के बगल में EG है और T2G दूर है। लेकिन इस वाले एग्जांपल में देखो बच्चों कि जो E है, अब तो T2G लिखेंगे नहीं क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो अनजीरेड का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये E है। लेकिन यहां गौर से देखो बच्चों, यहाँ T1 और T2 क्या कर गए बच्चों, मिक्स कर गए। देखो T1 और T2 मिक्स कर गए हैं, जिसकी वजह से ये लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता। अब बोलो सर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या है,
तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल का मतलब है कि डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, प्लस माइनस 1 होगा, और ये फॉलो ही नहीं करेगा, फॉरबिडन होगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे बच्चों तो आपको पता है कि एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एक सेकेंड, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो जरा गौर से देखो, पी से डी जा रहा है, मान लो कोई पी से डी जाएगा अगर, तो 1 से 2, तो डेल्टा एल का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा, या 2 से 1 जाएगा तो क्या होगा, तो -1 आएगा। लेकिन जब भी होगा तो बच्चों डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, यानी कि आएगा बच्चों। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल हम पढ़ेंगे तो यहाँ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉलो किया जाएगा। लेकिन जब पीडी मिक्स हो गया है बच्चों, जब पी और डी एक हो चुका है, तो हम एल को हम क्या करें, तब हम डायरेक्ट बोलेंगे कि फॉलो ही नहीं कर रहा वो वहां पीडी मिक्सिंग की वजह से वो लेपोर्टे को ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो सोच के देखो बच्चों कि अगर इसमें ऑक्टाहेड्रल है, इसको कलर होने के लिए एक रूल को फॉलो करना पड़ रहा है, और उसमें वो रूल ही नहीं है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेंस हो जाएगा। इसलिए जो टेट्राहेड्रल होते हैं बच्चों, इसके कलर ज्यादा इंटेंस आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ऑक्टाहेड्रल के। इस बात को हमेशा याद रखना। बाकी हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, चिंता मत करो। कलर को हम कलर पढ़ेंगे ना, तो इन चीजों को बहुत दबा के पढ़ा जाएगा तुम अच्छे से। बस आपको मैंने ये बता दी कि पीडी मिक्सिंग क्या होता है। टेट्राहेड्रल में पी और डी, गौर से देखो, दोनों T1 है T2 मिक्स कर गए, एक ऊपर जा रहा था एक नीचे गया, मिक्स कर गया। अब ये समझो बात को, टेट्राहेड्रल में यही होता है ना, ई नीचे रह जाता है T2 ऊपर चला जाता है, और यहाँ जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि T2 नीचे रह जाता है, ई ऊपर जाता है। तो ये तो इससे मैच करेगा नहीं, क्योंकि एक जैसे है नहीं। क्या, जैसे कि मान लो गधा और घोड़े में अगर आपको ये हो जाए, ब्रीडिंग हो जाए, तो क्या होता है, एक मूल पैदा होता है, म्यूल, खच्चर। लेकिन गधा और हाथी को एक साथ रख दो, घोड़े और बैल को एक साथ रख दो, तो उनके बीच किसी तरह की क्रॉस नहीं होगी। लेकिन गधे और घोड़े के बीच क्रॉस हो जाता है। तो वही वाली चीज है, दोनों गधा और घोड़ा था, दोनों मिलकर क्रॉस कर गया, क्योंकि दोनों को नजदीकी मिली, एक दूसरे के आसपास आया, क्रॉस कर गया। ठीक है, तो चलो, तो ये वाली बात आपको यहाँ पर कंफर्म हो गई कि हाँ सर, यहाँ पीडी मिक्सिंग। देखो आप, मैं सब बोलते हैं कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि चीज़ों को निकालना नहीं, मेरा पर्पस होता है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपको बातें समझ में आ जाए, ये मेरा मेन मोटो है, मेरा मेन पर्पस है। चलो ठीक है, आगे बढ़िए बच्चों। अब आते हैं हम लोग, लिखेंगे इसके बारे में। हाँ, ये भी लिखिए, लिखेंगे CFT unable to explain, CFT unable to explain, CFT unable to explain why tetrahedral complexes do not follow Laporte selection rule। Laporte लिख लीजिए अच्छे से, Laporte selection rule। अभी कलर की बात नहीं कर रहे, बस मैं बता रहा हूं कि CFT ये भी नहीं बता पाई। वो तो आपने देखा कि नहीं, हमने MOT से सॉल्व किया। देखो तो ये कहां गए हम लोग, ये CFT है क्या, ये तो MOT है। तो हमने CFT ने ये भी नहीं बताया कि टेट्राहेड्रल लेपोर्टे सिलेक्शन को फॉलो क्यों नहीं करता। लिख लीजिए, CFT didn't explain that why tetrahedral complexes do not follow Laporte selection rule, due to which their color becomes more intense, जिसकी वजह से उनके कलर क्या हो गए बच्चों, ज्यादा इंटेंस हो गए। क्या होता है लेपोर्टे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर पता है कि भाई एक ऑर्बिटल से दूसरा ऑर्बिटल को जंप करना ही लेपोर्टे कहलाया, और उसके बीच में गैप 1 का रह जाए, 1 से 2 पे कर जाए, 2 से 3 पे कर जाए, लेकिन 1 से 3 पे नहीं करेगा, 2 से 4 पे नहीं करेगा। लेपोर्टे यही कहता है। लेपोर्टे यहाँ का नहीं होता, लेपोर्टे MOT का है। लेकिन बस मैंने आपको बताया कि आखिर CFT ने किस तरह से ये बताया कि भाई कलर को कैसे एक्सप्लेन किया, लेकिन इसने कलर को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट लिखेंगे। लिखिए, in tetrahedral complex it also fail to explain
व्हेन इन टेट्राहेड्रल नहीं, इन कॉम्प्लेक्सेस, इन लिख लीजिए इसको, इन टेट्राहेड्रल काट दीजिए क्योंकि बात टेट्राहेड्रल की नहीं है, सबकी है। इन कॉम्प्लेक्सेस CFT again failed to explain, CFT again failed to explain that why mu observed is sometime greater than mu spin, mu observed is sometime greater than mu spin। देखो एफ ब्लॉक में तो बच्चों हर जगह म्यू ऑब्जर्व म्यू स्पिन से ज्यादा ही आता है एफ ब्लॉक के केस में, लेकिन डी ब्लॉक के केस में कब ये होता है, इस बात को एक्सप्लेन करने में CFT फिर से फेल रहा पूरी तरह से। ठीक है, CFT ये बात फेल रहा, मतलब हमने ये लिख लिया कि हाँ भाई होता है, लेकिन असल में वो हम MOT से पता करेंगे कि T2G यानी कि T2 में अगर अनसिमेट्रिकल है या T2G में अनसिमेट्रिकल है तो उसकी वजह से क्यों। हालांकि मैंने वहाँ क्या लिखवा दिया था कि मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, इसने मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया CFT ने। तो ये T2 अनसिमेट्रिकल होने की वजह से कलर में क्या चेंजेस आते हैं या मैग्नेटिज्म में क्या चेंजेस आते हैं, इस बात को भी CFT ने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये हमारा जो है वो CFT एक्सप्लेन हो गया पूरी तरह से खत्म कर दिया हमने CFT को। अब आइए हम लोग जो है एक बार स्ट्रक्चर्स को देख लें हम लोग एक बार। ठीक है, एक बार हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हुए उनके जो ऑर्बिटल के जो डायग्राम है उसको हम लोग बना लेते हैं। बस 10 मिनट क्लास बची हुई है, एक बार देखिए। क्या था बच्चों, सबसे पहले तो हमने बात किया था किसका, ऑक्टाहेड्रल का। एकदम रिलैक्स हो जाओ। ऑक्टाहेड्रल में क्या था बच्चों, यही था ना ऑक्टाहेड्रल। हाँ सर, ऑक्टाहेड्रल में क्या था सर, ये T(x²y²) और DZ² ये इक्वल है DXY DXZ DYZ के। और ये इक्वल क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, E साइज इक्वल टू S साइज से मैंने आपको बताया था नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। मैंने वे फंक्शन निकाल के दिखाया था कि दोनों के लिए लोब रिपल्सन फैक्टर जो होते हैं दोनों के लिए 16 आते हैं, पिछले क्लास में मैंने बता रखा है आपको। चलो, तो ये रहा ऑक्टाहेड्रल, इससे एक कम कर दिया हमने LZ। कौन था ऑक्टाहेड्रल भाई, ये ना ऑक्टाहेड्रल, हमने एक कम कर दिया इससे, L-Z को हटा एक को, ये क्या किया हमने, मान लो यहाँ से L ये जो -Z था इसको ये +Z है, हमने -Z को हटा दिया, जिसकी वजह से क्या बना बच्चों, ये बना। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, ध्यान दो कि सर DZ पर से प्रेशर, मतलब Z पर से प्रेशर कम हो गया सर, जिसकी वजह से ये स्प्लिट कर गया सर, ये स्प्लिट कर गया सर। ये देखो DX²Y² और DZ²। और इसके नीचे वाले क्या थे सर, कि चूंकि X²Y² ऊपर गया तो XY भी ऊपर जाएगा सर, DXY और DXZ DYZ ये भी आ गया सर। ये देखो, ये ऑक्टाहेड्रल था सर, ये क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा आपको इस तरह से, बताओ, मेरे से आप पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से, आप ही को बोल रहे हो अच्छे से पढ़ाई कर नहीं रहे और सोच रहे हो कौन सिखा कर चला जाएगा आपको ये चीजें। स्क्वायर पिरामिडल आ जाइए, स्क्वायर प्लेनर आ जाओ। क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, सर हमने वो वाला जो था उसको भी हटा दिया, लो गया काम से ये भी, तो ये आ गया हमारे पास। इस बार क्या हो गया कि सर DZ² पूरी तरह चला गया सर, जब DZ² पूरी तरह चला जाएगा सर तुम क्या करेंगे कि DX²Y² और भी ऊपर चला गया और DZ² और भी नीचे आ गया। देखो DX²Y² यहाँ, DZ² यहाँ, और DXY जो कितना ऊपर चला गया X²Y² तो XY भी तो ऊपर चला जाएगा ना देखते हुए, तो DXY भी ऊपर चला गया और जो DZ के नीचे आने से DXZ और DYZ भी नीचे आ गए। तो इसमें क्या ऑर्डर बना था बच्चों हमारा, इसमें ऑर्डर क्या बना, देखो तो DX²Y² ग्रेटर देन DZ² ग्रेटर देन DXY ग्रेटर देन DXZ DYZ। बताओ कोई प्रॉब्लम, इसमें क्या ऑर्डर बन रहा है मेरा, तो सर इसमें ऑर्डर बन रहा है सर आपके पास DX²Y² ग्रेटर देन DXY ग्रेटर देन DZ² ग्रेटर देन DXZ और DYZ। सर देखो ये ऑर्डर बन रहा है सर। हाँ सर, ये तो आप पहले ही पढ़ा चुके हैं, अरे टेंशन मत लो, जितनी बार लिखा उतनी बार पढ़ो, उतनी बार लिखो। एग्जाम में यही सब तो पूछते हैं, सीधे पूछ देगा अब आप, और या तो आएगी तो बनाओगे या तो नहीं आएगी तो नहीं बनाओगे, रट के जाओगे तो कभी याद नहीं होगा। आप एक काम को रट के दिखा दो, किसी को भी एक को भी रट के दिखा दो और देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा, जरा प्रीवियस क्वेश्चन उठा दो कितनी बार पूछा ये एग्जाम में, तो आपको चीजें पता चल जानी है। ठीक है, आ जाओ, कहाँ थे हम लोग अब, चलो अब आ जाओ किसके पास, देखते हैं हम लोग
फिर से आ जाओ ट्राइगोनल किसके पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के पास आते हैं। इस बार हम लोग देखते हैं स्क्वायर पिरामिडल, इस बार हम लोग देखते हैं इसको ट्राइगोनल, इसको लो बच्चों, ये लो, ठीक है। ये कौन हो गया बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये भी पूछता है आपको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आ जाओ, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है सर, तो हमारे पास लिगेंड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यही है ना। हाँ सर, सर इतना तो देख कर पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है सर वो कहाँ आ रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको आ रहा है डीजेड स्क्वायर पर। गौर से देखो सर कि डीजेड स्क्वायर पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सर, ऊपर से भी नीचे से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सर। तो सर डीजेड स्क्वायर पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आया सर, तो इसलिए सबसे ऊपर किसको रखना होगा, डीजेड स्क्वायर को। सर गौर से देखोगे सर, तो डी, ये जो एक्स, ये कौन है सर, ये तो एक्स और वाई एक्सिस है ना सर। ये देखो, ये जो किस पे, ये ऐसे है ना, तो सर ये एक्स वाई है सर, एक्स वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई पे एक जैसे इलेक्ट्रॉन आए हैं। देखो, डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई। देखो ना, जो भी है बच्चों एक्स, ये एक्स वाई ही तो है, ये वाला, ये क्या है बच्चों, ये जो प्लेन नहीं तो एक्स वाई है, तो जो भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे आया, एक्स वाई पे आया, बात तो एक ही हुआ। और सबसे नीचे कौन होंगे, तो सबसे नीचे वो होंगे सर डी एक्स जेड और डी वाई जेड। लो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों ऑर्डर, इसका ऑर्डर हो गया सर, बड़ा सिंपल है, इसका ऑर्डर लिख लो आप, ठीक है। डी जेड स्क्वायर लिख लो इसको, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर कौन, डी एक्स वाई, और ग्रेटर देन डी एक्स जेड डी वाई जेड। चलो, यहां तक बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ो। इससे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात थी, अब आगे बढ़ो। यहां से हमने क्या किया बच्चों, ध्यान दो, हमने पूरा के पूरा ये सिस्टम ही हटा दिया जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था ना। ध्यान दो, हमने क्या किया कि जो लीनियर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये देखो, ये जो बच्चों लीनियर वाला है, हमने इसी को हटा दिया सारा कुछ। जाओ, ऑल लीनियर गोज, हमने लीनियर को ही हटा दिया, तो क्या बन गया, हमारे पास बना ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बना बच्चों, हमारे पास बना ट्राइगोनल प्लेनर। चेक करो, देखो ये बना हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब हमने दो लिगेंड हटा दिए। यानी क्या हटा दिया हमने, माइनस एल माइनस जेड माइनस एल प्लस जेड, हमने ऊपर नीचे दोनों को हटा दिए। तो इसका मतलब जेड की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अब जेड चला गया कहाँ, बिल्कुल नीचे। तो इसका मतलब जो जेड है बच्चों वो चला जाएगा सबसे नीचे। देखो, कोई जब जेड पे कोई रहा ही नहीं ना, जेड पे तो कोई रहा ही नहीं, एक्स वाई पे तो फिर भी है, तो डी जेड स्क्वायर सबसे नीचे चले गए। इसके ऊपर कौन होगा सर, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, कम से कम इससे थोड़ा बहुत तो आता है। और सबसे ऊपर कौन हो गया बच्चों, तो सबसे ऊपर कौन आ गया आपको, देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। लो, ठीक है, नोट करो इसको, कर लो इसको नोट। क्या हो गया भाई, डी, आप सोचो ना, जो भी आया तो प्लेन पे तो आया, तो डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई क्या हो गया, बराबर नहीं हो गए। उसके पीछे कौन आ गया सर, एक्स जेड वाई जेड। देखो सर, जेड पे तो है नहीं सर, लेकिन ये रहा जेड और ये रहा एक्स या वाई, तो इसके बीच में थोड़ा बहुत तो कुछ तो इसको बेनिफिट मिला है जेड के आने से, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। और डी जेड स्क्वायर तो कोई है ही नहीं, इसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, इसलिए ये सबसे नीचे आ गया। बताओ, याद हो रही चीजें, क्या चीजें याद हुई, ट्राइगोनल प्लेनर कौन है ये ट्राइगोनल प्लेनर, बोलो हाँ, ठीक है। और अब क्या किया जाए बच्चों, तो सर एक काम करो, अब इसको जो है बिल्कुल ये इस बार प्लेनर को ही हटा दो सर, लीनियर ले लो, बोले बिल्कुल ले लेंगे भाई। इस बार क्या किया जाए, इस बार लीनियर को ही ले लेते, मतलब सिर्फ लीनियर को लेते हैं सर, ठीक है। इसमें से क्या कर दो, ट्राइगोनल ही हटा दो, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ लीनियर बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, लीनियर, यानी कि लीनियर सिर्फ ये बचा। देखो, हमने वो वाले को हटा दिया, ये जो था ना बच्चों, ये हटा दिया हमने, इसकी बात ही खत्म कर दी, ये रहा ही नहीं अब हमारे पास। तो यहाँ मेटल हो गया, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड। तो इतना तो डैम श्योर है कि डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर होगा, क्योंकि जो है उसी पे आया हुआ है, डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर है, ठीक है।
और ये भी पता है कि डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे कुछ नहीं आया है। बोलो कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई पे कुछ भी नहीं आया, तो फिर बीच में किस पे आया है? तो थोड़ा बहुत आया किस पर? डी एक्स जेड और डी वाई जेड पर। लो डायग्राम बनाना है, बना दो डायग्राम, डायग्राम बना दो। ये लो डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो ठीक है, तो बच्चों कौन कौन सा हो गया हमारा, एक बार जरा मैच करो तो। चलो यहां देखो, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल मैं बता ही चुका हूं। नेक्स्ट लिखिए ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक, सबके यूजर ले आएंगे बच्चों, टेंशन मत लो। नेक्स्ट हमारे पास कौन? ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक होता कैसा है, पहले आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक होता कैसा है, गौर से देखो। ये रहा यहाँ मेटल, और लिगेंड कहाँ है सर? ये रहे लिगेंड। देखो सर ये रहे हमारे पास लिगेंड। इसका मतलब सर कि एक्स वाई पे तो कोई आया ही नहीं है सर। ये तीन ऐसे हैं सैंडविच की तरह, तीन ऊपर से तीन नीचे से। ये प्लेन नहीं है बच्चों, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे। तो सर इसका मतलब कि सर जेड पर भी कोई नहीं आया है सर, गौर से देखो सर, जेड पर भी कोई नहीं है सर। गौर से देखोगे अगर आप, आपको पता चलेगा सर कि जेड पर डायरेक्टली कोई नहीं है सर। देखो ये जेड पर कोई नहीं है, देखो। लेकिन जेड के चारों तरफ एक घेरा बना रखा है इन्होंने, जेड के चारों तरफ एक घेरा बनाया, गौर से देखो, जेड को घेर के रखा है। इसने भी जेड को घेर के रखा है, गौर से देखो, इसने भी क्या किया? जेड को घेर के रखा है। तो जेड पर तो नहीं है, लेकिन जेड के चारों तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन है कहां फिर सर? इलेक्ट्रॉन आपका है सर जेड के आसपास, यानी कि डी एक्स जेड, डी वाई जेड। देखो सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां है, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। सोच के देखो ना, आप खुद ही सोचो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। जेड के अराउंड है, यही ना जेड है बच्चों, यही ना जेड होती है एक्सिस, ये जेड। तो जेड के अराउंड है, तो डी एक्स जेड डी वाई जेड पे है सर, को जेड पे नहीं है। अच्छा उसके बाद किस पे है सर? हाँ अब मान सकते हो कि सर डी जेड स्क्वायर यहाँ ले लो सर, क्योंकि जेड के बिल्कुल नजदीक है ये। और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे नहीं सर, उस पर तो है ही नहीं सर, तो उसको दोनों को नीचे रख दो, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो क्या आपको क्या लगता है, कभी इतनी आसानी से इन चीजों को सीख सकते हो आप? क्या इन चीजों को इतनी आसानी से कोई सिखा सकता है आपको? ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक, बताओ बच्चों, लिखो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ये थोड़ा कोई याद करना होगा, इसका बताने जाऊंगा ना बच्चों परेशान हो जाओगे आप, ठीक है। लेकिन पूछते हैं इसको, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक क्या है? स्क्वायर एंटी, देखो याद कर लो बस, को याद करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होता है कैसे, आपको आपने इसका स्ट्रक्चर देख रखा है, ये है, यहाँ पे बच्चों बीच में लिगेंड होगा, यहाँ पर सॉरी बीच में मेटल होगा, और क्या हो जाएगा? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ये होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देखो ऐसे 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 और ऐसे, आपने देख रखा है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है। तो आप इसको, इसके पीछे परेशान मत हो। ये क्या होता है? अपोजिट ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बता सकता हूं मैं इसका, लेकिन आपको बताऊंगा तो फिर आप परेशान होगे। बहुत सारी चीजें, सक्कू आंटी उल्टा तबला बजाती थी, देखो सक्कू आंटी,
स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, सक्कू आंटी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। उल्टा तबला, देखो ऑपोजिट ऑफ तबला ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बजाती है, तो सक्कू आंटी उल्टा तबला बजाती है। स्क्वायर एंटी मतलब क्या था, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल क्या था, याद करो तो। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में क्या था, बाइपिरामिडल था, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सबसे ऊपर, फिर कौन था, डी जेड स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर नहीं था कि इसको बहुत नीचे कर दें, फिर डी एक्स वाई और फिर डी एक्स जेड डी वाई जेड। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक को क्या कर दो, उल्टा कर दो, बिल्कुल क्या हो जाएगा। तो अब ये इसी को ठीक उल्टा कर दो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड। लो उल्टा कर दो इसको, जो है उसी को ठीक उल्टा कर दो, बात खत्म हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बन जाएगा। इसके पीछे परेशान मत होइए, इसको समझाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, काफ़ी डिफिकल्ट है ये, तो इसको डायरेक्ट याद कर जाइए आप, ठीक है। सक्कू आंटी उल्टा तबला बजाती है, तो सक्कू स्क्वायर आंटी एंटी प्रिज्मेटिक उल्टा तबला, देखिए ऑपोजिट ऑफ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। चलो, और एक लास्ट हो गया बच्चों आपका टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन बच्चों, टेट्राहेड्रॉन कुछ नहीं है, जैसे आपको जो टेट्राहेड्रॉन नहीं डोडिकाहेड्रॉन, सॉरी डोडिकाहेड्रॉन में कुछ नहीं करना बच्चों, बस जो टेट्राहेड्रल बनाते हो ना, टेट्राहेड्रल, उसके डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैक्सिमम सेपरेट कर दो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या कर दो, मैक्सिमम सेपरेट कर दो, हो जाएगा डोडिकाहेड्रन। देखो ये भी ट्रिक है, जैसे आपने ये पढ़ा सक्कू आंटी उल्टा तबला बजाती है, वैसे ये भी एक ट्रिक है कि टेट्राहेड्रल का क्या कर दो, ठीक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सबसे ज्यादा दूर कर दो। तो देखो तो टेट्राहेड्रल क्या है बच्चों, यही है ना, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड। तो इसमें डोडिकाहेड्रन में क्या आएगा, तो डोडिकाहेड्रन में कुछ इस तरह से आएगा बच्चों कि डी एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो अगर एक्स वाई ऊपर जाएगा तो कौन आ गया यहाँ, डी एक्स जेड डी वाई जेड, है ना, बताओ डी एक्स जेड डी वाई जेड, और इधर क्या कर दो, इधर सर यहाँ डी एक्स स्क्वायर, देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था तो डी जेड स्क्वायर यहाँ आ गया, यही हो गया बच्चों कौन, यही हो गया आपको डोडिकाहेड्रन। ये अब क्या आप इसको एक बार में लिख सकते हो सबका, बताओ, नोट कर लो इसको, सबको लिख सकते हो, चलो देखते हैं लिख सकते हो कि नहीं, अगर मैं लिख सकता हूं तो आप भी लिख सकते हो। चलो सबसे पहले किसकी बात करें बच्चों, सबसे पहले हमने बात की ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल में क्या देखा आपने सर, ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास क्या था, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ग्रेटर देन डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड। ध्यान दो दूसरे नंबर पे कौन आ गया मेरे पास, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल क्या हुआ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन डी जेड स्क्वायर ग्रेटर देन डी एक्स वाई ग्रेटर देन डी एक्स जेड और डी वाई जेड। बच्चों ध्यान से करो, आपको भी करना होगा, वीडियो पॉज करके पहले करो, आप मेरे से पहले करो। चलो स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। स्क्वायर प्लेनर आ जाओ, क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, डी एक्स वाई ग्रेटर देन डी जेड स्क्वायर ग्रेटर देन डी एक्स जेड डी वाई जेड, ठीक है। चौथे नंबर पे आ जाओ, ऑक्टाहेड्रल हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब इसके बाद कौन सा करें बच्चों हम लोग, स्क्वायर प्लेनर के बाद चलो दूसरा करते हैं, कौन, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। पहले इसको करो, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में क्या देखा था, सीधे ऊपर गए थे, मतलब डी जेड स्क्वायर सबसे आगे, उसके पीछे कौन था, डी जेड स्क्वायर यहाँ था, और फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई यहाँ पर थे प्लेन पे, तो डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ आ गया। तो जो बचे वहां पे तो बिल्कुल है ही नहीं, डी एक्स जेड डी वाई जेड। आप करके तो देखो, अरे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ऐसे है प्लेन और ऊपर नीचे, ठीक है। चलो लीनियर बना दो, मतलब सबको हटा दो यहाँ से, पूरा ट्रायगोनल प्लेनर को हटा दो,
तो लीनियर आ जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, सारा dz स्क्वायर से खत्म हो गया, तो dz स्क्वायर कहाँ चले गए, पीछे। तो लीनियर में जो भी होगा वो कहाँ होगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लीनियर है ना, लीनियर है, हाँ, तो लीनियर में तो जो भी होगा तो dz स्क्वायर पर ही होगा ना, तो dz स्क्वायर सबसे आगे आ गया, ठीक है। और z के इन्फ्लुएंस की वजह से dxz और dyz पे भी कुछ कुछ प्रसाद मिल गया, जबकि dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dxy सबसे पीछे चले गए, कुछ नहीं मिला इसको। अरे यार, चलो ठीक है, देखो लीनियर हो गए, लीनियर के बाद क्या करें मोहल्ले में आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी रोजी रोटी है ना। चलो, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर में क्या देखा आपने, तो ट्राइगोनल प्लेनर में हमने देखा कि सर dz स्क्वायर तो सबसे पीछे चला गया, क्योंकि dz स्क्वायर पे तो कोई आया ही नहीं, तो जो भी आया वो सर वो dx स्क्वायर y स्क्वायर और dxy पर ही आया, ठीक है। अब बताओ, जो भी आया इस पे आया, और dz स्क्वायर सबसे पीछे चला गया, लेकिन xz और yz में कुछ तो x और y की वैल्यू है, dxz dyz, इनमें कुछ तो xy है, जिसकी वजह से कुछ बेनिफिट इसको मिल गया, तो ये 6 हो गए। और कौन है बच्चों, और कौन हो गया, 7 नंबर, 7 नंबर कौन था भाई, ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक याद है ना फिगर, ये तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि सर जो भी है सर वो तो dxz dyz पर ही है, dxz dyz पर ही है, उसके बाद dz स्क्वायर, उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद dxy वगैरह पे कुछ नहीं है सर, तो dxy dx स्क्वायर y स्क्वायर, बोलो हाँ। उसके बाद कौन आ गया सर, अब तो सर दो आगे जो याद करने वाले सर, कौन, एक तो आ गया सर कौन, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, सक्कू आंटी, तो सक्कू आंटी क्या करती, उल्टा तबला बजाती, तबला मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का क्या ऑर्डर था, उल्टा लिख दो उसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में dx स्क्वायर y स्क्वायर सर क्या था, सबसे ज्यादा था, उसके पीछे कौन था सर, उसके पीछे था कौन, dz स्क्वायर, उसके पीछे कौन था सर, उसके पीछे था dxy, और उसके पीछे कौन था सर, dxz dyz, ये तो था क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये था, तो हमने स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में क्या कर दिया, इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। और 9वें नंबर पे कौन है सर, तो 9वें नंबर पे हमारा डोडिकाहेड्रन है सर, डोडिकाहेड्रन में बहुत क्लियरली आपने बताया कि टेट्राहेड्रल को एक्सटेंड करके dxy और dx स्क्वायर y स्क्वायर के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, डोडिकाहेड्रन हो जाएगा, डोडिकाहेड्रन क्या हो जाएगा सर, तो देखो dxy को सबसे ऊपर कर दो सर, और dx स्क्वायर y स्क्वायर को सबसे ऊपर नीचे रख दो, तो सर dxy ऊपर आएगा, तो इसके बगल में कौन था सर, dxy था, तो इसके पीछे कौन होंगे, dxz और dyz, और यहाँ dx स्क्वायर y स्क्वायर से आगे कौन हो जाएगा सर, dz स्क्वायर। लो अब बताओ क्या ये डिफिकल्ट है, और इनमें से हर साल एक तो पूछता है बच्चों, एक तो हर साल पूछता है। डियर स्टूडेंट्स, CSIR JRF नेट गेट DRDO बाग टीफर IIT जियो साइंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पेड कोर्सेज परचेज कीजिए, हमारे सभी कोर्सेज आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे। इसके लिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन से, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, और ये हमारा मोबाइल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने सभी कोर्सेज पे 10 डेज 100% रिफंड पॉलिसी अवेल कर रखी है। इसका मतलब आप ये समझिए कि आप 10 दिन तक खूब पढ़िए कोर्स परचेज करके, अगर आपको कोर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 100% फी अपनी रिफंड ले सकते हैं। इसमें हमारा बहुत नुकसान है, ठीक है, GST, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, अदर टैक्सेशन कट जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए कि हमारा अपने कंटेंट पे किस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हमने किस लेवल का कोर्स प्रिपेयर कर रखा है, कितना हाईटेक फ्यूचरिस्टिक एंड एडवांस कोर्स हमने बना रखा है, जो हम 100% रिफंड पॉलिसी एक्टिवेट कर रखा है हमने, जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी कोर्सेज मिलेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको स्टार्ट किए जाएंगे, और बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक आपको पढ़ाए जाएंगे, ताकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, किसी भी टाइम आपको कोई प्रॉब्लम होती है डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रॉब्लम, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ताकि आप बहुत ही कम टाइम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए, और आप इतने टफ कंपटीशन एग्जाम्स में आप अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकिए। थैंक यू सो मच। इस बात के लिए तो आप बिल्कुल डैम श्योर रहिए कि हर साल एक तो पूछेगा ही पूछेगा। अब बताओ क्या ये मतलब डिफिकल्ट है, नहीं ना, ठीक है। और ये भी पॉसिबल नहीं कि इसको छोटे से, अब कोई बताओ इसको, अगर इसको ढूंढना चाहे कोई 10-15 मिनट के वीडियो में, तो क्या ये पॉसिबल है कि 10-15 मिनट के वीडियो में इस चीज को, ये बनाने में तो 2 मिनट लगा, इसको बनाने में तो 2 मिनट लगा, लेकिन क्या इसको 10 मिनट 15 मिनट में कोई सीख सकता है क्या, जब तक कि वो प्रॉपर नहीं पढ़ेगा, अगर
सारे रीजन्स को नहीं पढ़ेगा कि कब कैसे बने, अगर वो उन चीज़ों को ना पढ़े, सोचो कि तो क्या पॉसिबल है? आपको लगता है कि मैं भी इसको 10-15 मिनट में किसी को नहीं पढ़ा सकता, इसके लिए प्रॉपर क्लास करनी होगी। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये वाला पूरा जो है ना, ये ऑर्डर, ये उनको 15 मिनट में सिखा दे कोई, तो भाई कोई क्या ही कर सकता है, ठीक है? चलिए, तो बच्चों क्वेश्चंस करने थे, कोई ना, इसके सारे क्वेश्चन लोग अगले क्लास में कर लेंगे, आज मैं थक गया हूँ थोड़ा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय।